मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को भी न्योता चढ़ावा चोरी और वाकझोंक पर गर्मा गर्मी के आसार। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय का लोकार्पण, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा शुरू। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। मध्य प्रदेश में आज यूसीसी बिल को मिलेगी मंजूरी। भोपाल के जगदीशपुर में होगी कैबिनेट की मीटिंग। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड की लैंडस्लाइड 70 की स्पीड से चलेंगी हवा। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते आपको लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र दिलेर जी, लखनऊ के महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक सरोजनी नगर श्री राजेश्वर सिंह जी, एसडीएमए के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण जी, उत्तर प्रदेश शासन के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव श्रीमती अपर्णा यू जी, एसडीएमए के पूर्व वीसी लेफ्टिनेंट जनरल शाही जी, डीजी पीएसी और एसडीआरएफ श्री आलोक सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण से जुड़े हुए अन्य सभी कार्मिकगण, उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर प्राधिकरण को और इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद यह भवन बनकर के आज तैयार है और अब अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को किसी भी आपदा से होने वाली जन धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग अक्सर आपदा आने के बाद जन और धन की व्यापक हानि के बाद तब हम सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि आपदा के प्रति हमारी पहले से ही सतर्कता, पहले से ही तैयारी और पहले से ही जागरूकता इस जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक ला सकती है। और यह हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का हो या परिवारों के बीच में भी आपसी संवाद के माध्यम से भी इन सब बातों को बताए जाने की आवश्यकता है। हमें याद है बचपन में सामान्य स्कूली कार्यक्रमों के माध्यम से भी और परिवारों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि आग लग जाए तो क्या करना चाहिए।
अर्थक्वेक आ जाए उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नदी में बाढ़ का पानी है उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सामान्य यानी एक जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में हमारा असामान्य आचरण नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब हम थोड़ी भी उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसके बारे में जानकारी रखने के बारे में, उनकी दिनचर्या का हिस्सा इसको बना दें, तो होने वाली बड़ी बड़ी जन धन हानि को रोका जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अक्सर होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि घटनाएं तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और उसके नजरअंदाज करने का हमारा जो प्रयास होता है, जो एक प्रवृत्ति होती है। दूसरा, हमें मान के चलते हैं जब कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार, जब लेफ्टिनेंट जनरल शाही जी भी यहाँ पे थे तब भी मैं कहता था कि हमें ट्रेनिंग पे ध्यान देनी चाहिए, और इस बार हम लोग अभी 45,000 होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, और मैंने अनिवार्य किया है कि आपदा मित्र जिनको हमने ट्रेनिंग दी है उनको हम प्रायोरिटी देंगे होमगार्ड में भर्ती होने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी अनिवार्य है कि जो होमगार्ड के स्वयंसेवक हैं उनको अनिवार्य रूप से हम लोग आपदा मित्र की ट्रेनिंग भी दें। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, इनकी मॉक ड्रिल के बारे में हमारी क्या तैयारियां हैं, और इसको लेकर के अगर हम उन्हें फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं, आज अच्छा मानदेय उनको दे रहे हैं, कैशलेस की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, घटना दुर्घटना होने पर किसी होमगार्ड के स्वयंसेवक को हम लोग लगभग 35 से 40 लाख रुपए की सहायता उसके परिवार के सदस्य को भी उपलब्ध करवाते हैं, और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता अतिरिक्त हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। यानी इतनी बड़ी राशि इसलिए उपलब्ध करवाते हैं जिससे वह अपनी सेवा का बेहतर उपयोग समाज के लिए कर सकें और समाज को उसके माध्यम से राहत उपलब्ध करवा सकें। फैसिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको इतनी फैसिलिटी दे दें कि वह वही उस पर बोझा बन जाए या सिस्टम ही उसको बोझा मानने लग जाए। तो ना हम उस पे बोझा बनने दें और ना सिस्टम को उसे अपने ऊपर बोझा बनने देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है अवेयरनेस के कार्यक्रम हमारे ऐसे चलने चाहिए जिससे एक सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं कोई आपदा आती है तो उस आपदा में हम उसको राहत उपलब्ध करवा सकें। और इस देश से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई प्रदेश के अंदर, मेरा मानना है एक अच्छी शुरुआत है। हमेशा आपदा नहीं आएगी, लेकिन जब आपदा ना आए, शांति के समय में हम लोगों को स्वयं की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में जाकर के अगर हम इसके बारे में भी कुछ लोगों को बता सकें, छात्रों को बता सकें, वहाँ के शिक्षकों को बता सकें, किसी रविवार के दिन जनपद स्तर पर प्रधानाचार्यों के सम्मेलन के माध्यम से भी उनको हम बता करके उन्हें इससे किसी भी आपदा से जुड़े हुए क्या क्या सावधानियां हैं, इन सावधानियों के बारे में अवगत करा सकें, तो मुझे लगता है कि देश की बहुत बड़ी सेवा ये हो सकती है। आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा हुआ है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाले जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं, अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन की गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी
दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाने का हो जाना है, ये सभी, इसके साथ ही कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले बहराइच के पास एक घटना घटित हुई। एक 12 साल के लड़के को क्रोकोडाइल ने पूरी तरह निगल डाला। अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें, लोगों को पहले से पता है कि क्रोकोडाइल के प्रति कौन से क्षेत्र संवेदनशील है। ऐसा तो है नहीं कि क्रोकोडाइल बहुत लंबी दूरी तय करता हो, नहीं दूरी तय करता हो, मुश्किल से अपने पूरे जीवन भर में 3 से 4-5 किलोमीटर की दूरी के दायरे, उसी दायरे में रहता है। उसके उस लक्षण के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन उस सब के बावजूद भी जबरदस्ती कोई व्यक्ति उसके साथ खिलवाड़ करने लग जाए, हम लोगों को उसके बारे में बताएं ना, उसके बारे में कोई अलर्ट वहां पे जारी ना हो। लोग वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन कोई भी उसके बारे में बचाव के लिए या वहां न जाने के लिए लोगों को हिदायत नहीं दे पाते। 12 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन उस बच्चे को क्रोकोडाइल निगल गया। नियमित रूप से मानव वन्य जीव के बीच में होने वाले द्वंद्व और उसके कारण होने वाली हानि के बारे में हम लोगों के स्तर पर अभी भी जो प्रयास होने चाहिए, भाई हर व्यक्ति जान रहा है। मैं कल बिजनौर में था, परसों में बिजनौर में था, और बिजनौर के अंदर में मैं इस बात को देख रहा था। हम लोगों ने वहां पे पिछले 2 वर्ष में 80 लेपर्ड हम लोगों ने वहां से रेस्क्यू किए हैं। मैंने वहां पूछा लोगों से, मैंने कभी इतने बड़े पैमाने पे लेपर्ड यहां कैसे आ गए? उन्होंने कहा साहब ये उनकी संख्या भी बड़ी है, दूसरा ये सभी गन्ने की बेल्ट के अंदर ही ये ज्यादा पाया जा रहा है। सुगर लेपर्ड के रूप में लोगों ने उसका नाम दे दिया। अब वहां पे अगर व्यक्ति, किसान या कोई व्यक्ति उसके प्रति जागरूक नहीं है तो आसानी से उसकी चपेट में आ सकता है। आप देखें, इस बात को देखेंगे कि एक टाइगर और एक लेपर्ड के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। टाइगर अचानक हमला नहीं करता, लेकिन लेपर्ड धूर्ततापूर्वक पीछे से हमला करता है, और जब भी उसको अवसर मिलता है वह छोड़ता नहीं किसी को। अगर हम उसके स्वभाव के बारे में और उसके द्वारा जो खतरे वाले क्षेत्र हैं उसको चिन्हित करके लोगों को अवगत करा सकेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे जन हानि को हम रोक सकते हैं। मैं भी देख रहा था यहाँ पे मानव वन्य जीव द्वंद्व में 4000 से अधिक लोग इसकी चपेट में आए हैं। 5000 से अधिक लोग अन्य प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए हैं, यानी 9000 से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस आपदा की चपेट में आए हैं। लाइटनिंग की घटना इतनी कठिन नहीं है कि उसके कारण लोगों की जान बचाई ना जा सकती हो, बचाई जा सकती है। लेकिन हम कम से कम आज के समय में टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम लोग कम से कम 1.5-2 घंटे पहले भी उस सिस्टम को विकसित कर सकें कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे लाइटनिंग की घटना होने वाली, आकाशीय बिजली गिरने वाली है, और वहां पर लोगों को इसके बारे में बता दें कि वे पक्की छत के नीचे चले जाएं, खुले आसमान के नीचे वे स्वयं भी न रहें, अपने पशुओं को न रखें, पेड़ों के नीचे भी न रहें। यानी सामान्य सी घटना है। आज टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज से 40 वर्ष पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब भी हम लोगों को बताया जाता था कि अगर कहीं पे
बादल नजदीक हों और उस समय लगता हो कि आपस में घने बादल हैं और एक विशेष कलर के बादल वहां पे लगे हुए हैं, उन स्थितियों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी क्या बरतनी है उसके बारे में बताया जाता है। खुले आसमान के नीचे नहीं रहना है, कोई लोहे या किसी धातु से जुड़ी हुई सामान को लेके नहीं चलना है, पेड़ों के नीचे भी खड़ा नहीं होना है। क्या करना है, पक्के भवन के नीचे उस दौरान शरण ले लेनी है। लेकिन हम लोगों ने इस दौरान नहीं बताया। मैं देख रहा था अभी पिछले दिनों एक ही दिन में यूपी के अंदर 111 लोगों की मौत हुई थी, एक ही दिन में। और अचानक मैं देख रहा था, सुबह लखनऊ में भी मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक 2 बजे के बाद मौसम बदलता गया। 1 घंटे के अंदर फतेहपुर से लेकर के प्रयागराज, कौशाम्बी, फिर मिर्जापुर, भदोई, उधर जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, इन सभी जनपदों को लेकर के 111 लोगों की मौत हुई थी एक ही दिन में। और उसके बाद फिर मैंने स्वयं एसडीएमए की बैठक ली थी और मैंने उस समय इस बात पर चिंता भी व्यक्त की थी और नाराजगी भी व्यक्त की थी कि इन मौतों को रोका जा सकता था, इसको न्यूनतम करने में हम सहायता कर सकते थे। और मैंने उसी दिन कहा था कि हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रभावी बनाना पड़ेगा। मुझे याद है ठीक तीसरे दिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एनडीएमए और एसडीएमए ने मिलकर के उस पूरी प्रक्रिया को बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था, सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में अचानक रात्रि को बारिश होती है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर में उस समय एक जागरण का कार्यक्रम चल रहा था, हजारों लोग उस कार्यक्रम में थे और भंडारा का आयोजन भी चल रहा था। अलर्ट आने लग गया, प्रशासन तेजी के साथ दौड़ा और उन्होंने वहां के जितने भी लोग भंडारे कार्यक्रम में और जागरण कार्यक्रम में मौजूद थे उन सबको तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। और देखते ही देखते, यानी वहां बारिश कम थी लेकिन शिवालिक पहाड़ियों में ऊपर बारिश हो रही थी, और देखते ही देखते ऊपर से लगभग 4-5 फुट पानी नदियों में तेजी के साथ बहता हुआ गया। अगर वे लोग जागरण के कार्यक्रम को कर रहे होते और भंडारे के आयोजन में सभी लोग रहते, ये मान करके चलिए कि वहां पे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम ने प्रशासन को भी और लोगों को भी चैतन्य किया। हर उस क्षेत्र के मोबाइल फोन घनघनाने लग गए, यानी जो ऑफ थे उनमें भी अलर्ट आने लग गया। और परिणाम क्या था, इतनी बड़ी जनधन की हानि, केवल 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। 2 डेड बॉडी वहां मिली। एक वह महिला थी जो पानी आने के बाद केवल पैर से, यानी एक तख्ते में बैठ के पैर से वो पानी नापने लग गई, देखते हो कितनी गहरा है। तो पानी का बहाव, तो पहाड़ से जब पानी आता बहुत तेजी के साथ उसकी फोर्स होती है, उसमें करंट होती है। एक उसकी चपेट में आए और एक अन्य, ये 2 लोग उसकी चपेट में आए थे। यानी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी इसका हम बेहतरीन रूप से बचाव के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा मानना है कि जब इतनी बेहतरीन सुविधा से युक्त यह एसडीएमए के भवन को आज यहां पे उपलब्ध कराया जा रहा है, मेरा मानना है डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए अच्छे संस्थानों के साथ एसडीएमए का समन्वय ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। हम एमओयू करें, ट्रेनिंग के साथ जोड़ें, हर तबके के लोगों को, शिक्षकों को भी, छात्रों को भी, पुलिस कर्मियों को भी,
होमगार्ड के जवानों को भी, इरिगेशन से जुड़े हुए उन लोगों को जो बाढ़ नियंत्रण में लगे रहते हैं, इन लोगों को भी, और सिस्टम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसके बारे में अवेयर करें। समय समय पर हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसकी सावधानी और सतर्कता के बारे में अगर हम इसको एक व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, मॉक ड्रिल हर एक स्तर पर, केवल यहां पे इसी भवन के नीचे नहीं, जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर, थाना स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, नगर निकायों के स्तर पर इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे 17 नगर निगम एसडीएमए के एक उप केंद्र के रूप में अपने कार्यक्रम को, इस किसी भी प्रकार के डिजास्टर से निपटने के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अब हम इसको और नीचे लेकर के जाएं। 200 से अधिक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद ऐसी हैं जो 200 नगर पालिका परिषद ऐसी हैं जो जिनकी आबादी लगभग 5 लाख के आसपास आती है। आखिर वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच सकते? इसलिए इसका विस्तार करना है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट को हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं। इसके लिए सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग की व्यवस्था ये आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रिस्क मैपिंग, इस दिशा में भी हमें आगे कार्य करना होगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम, मोबाइल बेस्ड सिटीजन अलर्ट सिस्टम, जिसका हम लोगों ने अभी उपयोग किए भी हैं और इस पूरे सीजन में जब भी इस प्रकार की कोई बातें होती हैं, कोई भी आशंका होती है, हमें इसके बारे में उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जीआईएस आधारित डिसीजन मेकिंग एंड डिजिटल कंट्रोल रूम, इन सब को हमें प्रभावी बनाना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि ड्रोन आधारित सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का और अधिक इंटीग्रेट यूज हमें आज की आवश्यकताओं में है। और हमारा जो संकल्प होना चाहिए किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसे राज्य के रूप में बनाना है जहां पे प्रत्येक नागरिक यह विश्वास लेकर के जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ साथ वह स्वयं भी इसके प्रति तैयार है और पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह इसके प्रति अपने आप का नागरिक कर्तव्य मान करके चले। यह एक नागरिक कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए, यह राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा हमारा होना चाहिए। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़ पाएंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एसडीएमए को इस नए भवन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उनसे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नए विश्वास का जागरण करेगा। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने आपदा के फील्ड में जिन लोगों ने प्रशंसनीय कार्य किया है, ऐसे 8 कार्मिकों को हम लोगों ने यहाँ पे सम्मानित किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसमें हम एनडीआरएफ को भी, एसडीआरएफ को भी और अन्य सभी विभागों को जोड़ेंगे। अच्छा होगा वर्ष में एक बार कार्यक्रम उनको भी जोड़ने की आवश्यकता है। जो लोग इन सभी विभागों से नहीं जुड़े हैं लेकिन सामान्य रूप से अपने स्तर पर भी उस नाविक के बारे में भी सोचना है जो किसी की जान बचाता है। हमें उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना है जो मानव वन्य जीव संघर्ष में किसी अमूल्य जीवन को बचाने में अपना योगदान देता है। उन सब के बारे में भी हमें इसके बारे में एक नई सोच को विकसित करना पड़ेगा, उन्हें सम्मानित करना पड़ेगा।
एसडीएमए के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि आपदा प्रबंधन के लिए आज के दिन पे धनराशि की कमी नहीं, बल्कि उसके उचित नियोजन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को उसी एक नियत के साथ हमें प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से एसडीएमए के इस भवन के लिए आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। और अब मैं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं राहत आयुक्त एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद जी को।